नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे आपराधिक मामले की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा केस जिसने देश की अंतरात्मा को कह सकते हैं कि झकझोर कर रख दिया था। 1995 का सुशील शर्मा तंदूरी मर्डर केस। ये नाम सुनते ही एक अजीब सी सिहरन होती है। बिल्कुल। और इसकी वजह सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि वो तरीका है, मतलब जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश हुई और वो सामाजिक कानूनी बहस जो इसके बाद छिड़ी, जो आज तक जारी है। एक तरह से हमारे पास इस केस से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, अदालती दस्तावेज भी हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था। हाँ, वो तो सब जानते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों ये केस एक क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा बनकर हमारी यादों में बस गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 2 जुलाई 1995 की उस रात से, जब दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट से एक बहुत अजीब सा धुआं उठ रहा था। और उस धुएं के साथ एक ऐसी सच्चाई बाहर आ रही थी जिसके लिए शायद दिल्ली तैयार नहीं थी। तो दिल्ली का एक रेस्टोरेंट और उससे उठता धुआं, ये तो हाँ, ये तो रोज की बात है। आम बात है। उस रात ऐसा क्या अलग था जिसने लोगों का ध्यान खींचा? अलग थी उस धुएं से आती हुई गंध। अच्छा। वो मसाले या जलते कोयले की नहीं थी, वो जलते हुए मांस की एक बहुत ही तीखी असहनीय बदबू थी जो किसी को भी बेचैन कर दे। बिल्कुल। रेस्टोरेंट के जो कर्मचारी थे उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। मतलब किचन के तंदूर से ऐसी गंध तो नहीं आनी चाहिए। नामुमकिन। और उनके इसी शक ने एक ऐसे राज पर से पर्दा उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो शायद दिल्ली पुलिस के इतिहास के सबसे भयावह दृश्यों में से एक था। क्या था वो? रेस्टोरेंट के तंदूर के अंदर एक इंसानी शरीर जल रहा था। बाप रे। आधा जला हुआ, पहचानना भी मुश्किल। ये सोचना भी डरावना है। और फिर पहचान भी हो गई जल्दी। हाँ। मरने वाली महिला थी नैना साहनी, और शक की सुई सीधे उनके पति सुशील शर्मा पर गई, जो उस समय दिल्ली युवक कांग्रेस के एक जाने माने नेता थे। और यहीं से ये मामला एक आम अपराध नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही एक राजनीतिक हस्ती का नाम जुड़ा, ये केस रातों रात एक राष्ट्रीय सुर्खी बन गया। अब ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। नहीं, ये पावर कॉरिडोर से जुड़ा एक हाई प्रोफाइल क्राइम था। किसी भी अपराध को समझने के लिए उसके पीछे की कहानी जानना बहुत जरूरी होता है। सुशील और नैना का रिश्ता कैसा था? मतलब एक प्रेम विवाह का अंत इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी लव मैरिज थी, लेकिन जो रिश्ता बाहर से सामान्य दिखता था, उसके अंदर शक और असुरक्षा का जहर घुल चुका था। सुशील शर्मा का स्वभाव कैसा बताया जाता है? बेहद पॉजेसिव, बहुत ज्यादा। और उन्हें शक था कि नैना का किसी और से अफेयर है। क्या इस शक का कोई आधार था? कोई सबूत? कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। ये काफी हद तक सुशील के अपने शक पर, उसकी अपनी असुरक्षा की भावना पर आधारित था। तो रिश्ता तनाव में था? बहुत ज्यादा। लगातार झगड़े, तनाव, और सुशील का जो राजनीतिक रुतबा था, उसका जो अहंकार था, वो इस रिश्ते को और भी जहरीला बना रहा था। ये उस दौर के सत्ता के गलियारों का एक प्रतीक था, जहाँ कुछ लोगों के लिए ताकत का मतलब कुछ भी कर गुजरने का लाइसेंस बन जाता है। और फिर आई 2 जुलाई 1995 की वो रात। उस रात क्या हुआ था? उस शाम उनके घर पर फिर एक बड़ा झगड़ा हुआ। उसी शक को लेकर? हाँ, उसी बात को लेकर। और बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आपा खोकर सुशील शर्मा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और नैना को गोली मार दी। बस एक पल के गुस्से ने एक जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन इस केस को जो बात हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में अलग खड़ा करती है, वो हत्या के बाद हुई। सही कहा आपने। हत्या गुस्से में हुई होगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो ठंडे दिमाग से की गई क्रूरता थी। और यही इस केस का वो मनोवैज्ञानिक पहलू है जो इसे इतना परेशान करने वाला बनाता है। हत्या के बाद सुशील शर्मा ने नैना के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। क्या किया उसने? उसने शव को रिपोर्ट्स के अनुसार टुकड़ों में काटा, एक बड़े बैग में भरा और अपनी कार में रखकर कनॉट प्लेस में अपने दोस्त के रेस्टोरेंट ले गया। जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो यही थी कि ये सब दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाके कनॉट प्लेस में हो रहा था। ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह पर कोई ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है? यही तो दुस्साहस था। यह अपराध के दुस्साहस की एक अलग ही कहानी कहता है। और ये दुस्साहस उसकी राजनीतिक पहुंच और इस भरोसे से आया था कि वो कुछ भी करके बच निकलेगा। उसने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से कहा कि कुछ पुराने पार्टी के बैनर्स और पोस्टर्स जलाने हैं और बैग में कच्चा मांस है। और फिर उसने नैना के शरीर को तंदूर में झोंक दिया।
उसे लगा कि तंदूर की आग हर सबूत को राख कर देगी। लेकिन वो गलत था। बहुत गलत। इंसानी शरीर को इस तरह जलाना आसान नहीं है। नहीं। जलती हुई हड्डियों और मांस की गंध ने ही उसकी पूरी योजना को चौपट कर दिया और पुलिस दरवाजे पर आ खड़ी हुई। और वो भाग गया वहां से। पुलिस को देखते ही वो मौके से भाग गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे बेंगलोर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो सुशील शर्मा भागने के बाद पकड़ा गया, लेकिन किसी भी हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तारी तो बस कहानी की शुरुआत होती है। हाँ, असली लड़ाई तो अदालत में होती है। बिल्कुल, असली लड़ाई सबूतों पर लड़ी जाती है। पुलिस और सरकारी वकीलों के लिए इस केस को एयरटाइट बनाना कितना बड़ा चैलेंज था, खासकर जब आरोपी खुद एक प्रभावशाली व्यक्ति हो। चैलेंज तो था, लेकिन इस केस में सबूत बेहद मजबूत थे। जैसे कि सबसे बड़ा सबूत तो तंदूर से मिले नैना के अवशेष थे। डीएनए टेस्टिंग से ये साफ हो गया कि वो नैना ही थी। ठीक है। दूसरा, हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्टल बरामद हो गई। तीसरा, सुशील की कार से मिले खून के धब्बे और दूसरे फोरेंसिक सबूत। और गवाह? और सबसे अहम, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की गवाही, जिन्होंने उसे शव को तंदूर में डालते हुए देखा था। तो इन सबूतों के आधार पर निचली अदालत का फैसला क्या रहा? ट्रायल कोर्ट और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने इस केस को बेहद जघन्य माना। और सजा? अपराध की क्रूरता को देखते हुए दोनों अदालतों ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। और उस समय देश में माहौल भी यही था। हाँ, पूरे देश में यही माहौल था कि ऐसे अपराध के लिए यही सजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ आता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और वहां